सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट पर आपका स्वागत है। 2 विधानसभाओं के नतीजे आ गए, महाराष्ट्र और हरियाणा, जिनके लिए चुनाव 21 तारीख को हुए थे। अभी हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र का नतीजा पहले हम आपको बता दें और इन नतीजों से क्या मैसेज निकलता है, जो संदेश निकलता है वो क्या है, यानी कि जनादेश क्या कहता है, और फिर इसके बाद सरकार बनाने के लिए जो जोड़ जुगत जुगाड़ करना होगा वो क्या होगा। महाराष्ट्र का नतीजा जो है वो पेचीदा है, जनादेश सीधा नहीं है लेकिन सीधा भी है। अगर आप समझें तो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को जनादेश सरकार बनाने का मिला है। जो आंकड़ा है वो कहता है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों 155 के आसपास है। आपकी स्क्रीन पर जो अंक दिख रहे हैं इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी नतीजे आ रहे हैं। रुझान और नतीजों दोनों का ये मिला जुला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। तो 155 के आसपास सीटें बीजेपी और शिवसेना के पास हैं, 110-11 के आसपास कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को हैं, और अन्य के हिस्से में जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 23-24 के आसपास का वो है। अब यह जो नतीजा है, इस जनादेश को कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनके सिंह साहब और अरविंद जी। सिंह साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो दोनों राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे हैं इसके 2 मैसेज बहुत साफ है और तीसरा उसी से निसर्ग होता है। पहला तो ये कि इलेक्टोरेट जो वोटर है उसको इसमें फ़र्क करने की तमीज़ है कि लोकसभा चुनाव में उसकी प्रायोरिटी क्या है और राज्य में क्या है, राज्य में शासन कैसा चल रहा है। ये इस नतीजे से साफ है कि उस शासन का जो वो था, प्रभाव था, वो जनता के मन मस्तिष्क पे था, और दोनों जगह ये कॉमन फैक्टर हैं। अगर हरियाणा में आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी का एकल शासन है तो इसका मतलब कुछ मैसेज डिफरेंट है। फिर जो ड्रॉप हुआ है पोल परसेंटेज में, जो 5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव थे उससे और इसमें 22% का अगर ड्रॉप होता है तो ये सब्सटेंशियल ड्रॉप है। और अगर 15% बढ़ता है तो हम मोदी की लहर कहते हैं, तो 22% अगर ड्रॉप होता है तो ये भी लहर था। ये हम लोग को नज़र नहीं आया, ये हमारी कमज़ोरी है। महाराष्ट्र में आप चले जाएं, दोनों पार्टीज़ मिल के लड़ रही थी। जब अलग थे 2014 में तो 122 सीटें आई थी। FPTP सिस्टम जो हमारी चुनाव पद्धति है, जिसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, इसमें एक बेसिक सिद्धांत है कि एक्रीशन ऑफ वोट्स, अगर 2 पार्टियां साथ मिलेंगी तो जो सीटों में तब्दील होगा उसका रेट होता है 2n², ये क्यूब लॉ कहते हैं। और दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वो उसी के हिसाब से वो 2n² के फॉर्मूले से बढ़ती है। यहाँ पे उल्टा हुआ, जब शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ रहे हैं तो सीटें घट गई। बीजेपी की 122 से 100 के आसपास आ गई, जो भी फाइनल टैली हो, लेकिन 100, 102 या 98 यही होगी। शिवसेना ऑलमोस्ट उसी स्थिति में है। इवन अगर आप पोल परसेंटेज देखें तो भी आपको यही स्थिति नजर आएगी कि शिवसेना का भी कुछ घटा है और बीजेपी का भी कुछ घटा है, जबकि होना चाहिए था दोनों क्लब करके सीटों में तो जबरदस्त, और उसी के फॉर्मूले पे ये कह रहे हैं। एक सेकंड रुकूंगा सर आपको। यह जो आंकड़ा है, बीजेपी और शिवसेना दोनों दल पिछली बार अलग अलग लड़े थे, दोनों में गठबंधन नहीं था। अलग अलग लड़ने के बावजूद बीजेपी के हिस्से में 122 सीटें और शिवसेना के पास 53 सीटें, यानी 185 सीटें दोनों को मिली थी। लेकिन इस बार दोनों मिलकर के लड़ी हैं, तब भी वो 160-65 से ऊपर नहीं जा पा रही हैं। पिछली बार 63 आई थी, 122 और 63। शिवसेना के 63 और 122 बीजेपी को 185 सीटें कुल मिलाकर बनती हैं, जो इस बार 160-65 के आसपास आई हैं मिल करके लड़ने के बावजूद। अब ये पहला मैसेज है कि राज्य सरकारों का काम देखा जाता है। अब एक सवाल इससे उठेगा कि साहब, इसका मतलब है कि मोदी का 370 खारिज हो गया? नहीं, इस प्रश्न को उल्टा कर दें कि अगर मोदी का 370 न रहता तब ये क्या स्थिति में होते, और बुरी स्थिति हो सकती थी। तो ये आगे का सवाल है। अब
दूसरा जो मैसेज है वो कांग्रेस के लिए है। चीख चीख के जनता ये सिग्नल दे रही है कि अब भी हम चाहते हैं एक विकल्प, तुम भरोसेमंद विकल्प बनो तो। और ये कांग्रेस के लिए संदेश, शायद ये आखिरी संदेश होगा, क्योंकि आज अगर 5 महीने बाद ये स्थिति 2 राज्यों में होती, और दोनों वो राज्य हैं जो बिल्कुल कल्चरली अलग हैं, एक में मराठा प्राइड है, दूसरे में जाट प्राइड है, वगैरह वगैरह, तो अगर आप गौर से देखें तो दूसरा मैसेज कांग्रेस के लिए है कि नहीं, तुम अगर आज भी हमारे पोटेंशियल विकल्प बनो तो हम तुम्हें वोट दे सकते हैं। और एक इसी से निकलता तीसरा मैसेज है, मोदी और बीजेपी, तुम इंडिस्पेंसिबल नहीं हो, तुम अजेय नहीं हो। 5 महीने पहले जो तुम्हारा इस्तकबाल किया था हमने वोट दे के, आज हम रिव्यू भी करते हैं। ये मैसेज मोदी के लिए। बिल्कुल, ये 3 संदेश हैं। और जो लोकतंत्र में जनादेश होता है वो आपके सरकार के काम करने की रेटिंग तय करता है। आप चाहे जितने भी दावे करें कि मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के हक में कर रही है, हम पिछली बार की तमाम सरकारों से बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जब जनादेश आता है तो ये तय करता है कि आपके कहे में और जनादेश में कितना फ़र्क है, या फिर दोनों कितने पास पास हैं। अरविंद जी, आप इस जनादेश को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एनसीपी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा, 41 सीटें अब वो 55-56 के आसपास है। कांग्रेस को भी फ़ायदा हुआ है। अलग अलग लड़ने के बाद बीजेपी शिवसेना फ़ायदे में थी, इस बार साथ लड़के भी सीटें कम हो गई हैं। इसको कैसे देखें? ये मैंडेट मोदी के खिलाफ है, ये मैंडेट वहाँ की राज्य सरकार के खिलाफ है, या ये मैंडेट एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में है? 2 चीज़ें हैं। एक तो हम सब लोग मान रहे थे कि इतना एक तरफा चुनाव कभी नहीं हुआ है। दोनों राज्यों के बारे में बहुत साफ पहले दिन से कहा जा रहा था कि विपक्ष कहीं नहीं है और एनडीए और बीजेपी को जीतना है। जो प्रेडिक्शन हो रहा था सर्वे से लेके पार्टी की तरफ से, वो 225 सीटें महाराष्ट्र में और 75 सीट हरियाणा, जबकि 79 हरियाणा में उनको लीड थी। तो उस हिसाब से बीजेपी का अनुमान या पत्रकारों का जनरल जो भी कुछ कहना था, मीडिया से भी जो कुछ कहा जा रहा था, वो दोनों फेल हुए हैं। फेल होने का मतलब ये है कि लोग अलग तरह से सोच रहे हैं, अलग तरह से काम कर रहे हैं, उसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसको पार्टियां भी नहीं पकड़ पा रही हैं। तो फेलियर अगर हमारा है तो हमारा तो माफ़ी से एक काम चल जाएगा कि हमने प्रेडिक्ट किया और हम गलत हो गए, हमको माफ़ करिए। लेकिन जो पार्टियां जिनका इतना कुछ स्टेक पे है, अगर वो इस तरह से फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो काम कर रहे थे या जिस लाइन पे काम कर रहे थे वो लाइन में खोट है। और वो खोट मनोहर लाल खट्टर के लिए ये था कि कितने ईमानदार हैं, भर्ती कितना साफ़ किया उन्होंने, और हरियाणा से भ्रष्टाचार ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उनके बारे में तो बहुत साफ मैसेज लोगों ने दे दिया, उनके मंत्रियों के बारे में, उनके बारे में। और वहाँ सरकार अगर बन भी जाएगी तो वो किस किस्म की बनेगी अभी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, बनने के बारे में भी और किन शर्तों पे बनेगी उस बारे में भी, और उसमें बीजेपी को क्या क्या शासन करना पड़ेगा या दूसरे पक्ष को क्या क्या करना पड़ेगा, वो अपनी जगह है। महाराष्ट्र के बारे में भी ये है कि जितना दावा था और दोनों के साथ आने से शिवसेना और बीजेपी के जो ताकत दिख रही थी वैसा कुछ भी नहीं दिखा। इसका मतलब है कि लोग अलग ढंग से सोचने लगे हैं राज्य सरकारों के बारे में भी, और मैं कहूँगा कि मोदी के और अमित शाह के बारे में। उनके बारे में जो ये मिथ है कि ये जोड़ी ऐसी बन गई है जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसके बारे में अब कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, और जो सिर्फ सही फैसले ही करते हैं, वो ऐसा फैसला करते हैं जिस पे कोई कभी सवाल नहीं उठ सकता या वो हार नहीं सकते, वो फैसला बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने की हैं पिछले कुछ समय में, पिछले चुनाव के पहले से लेके और इस 6 महीने तक में, वो नेशनलिज्म के सवाल को सबसे ऊपर ले जाना, उसमें एंटी मुसलमान भी फीलिंग ले आना, ये दोनों स्ट्रेटजी पे फेलियर साफ दिखाई दे रहा है कि लोग अब ज़मीन के इशू ढूंढ रहे हैं, राज्य सरकार का कामकाज और उनका कामकाज देख रहे हैं, और जो मुश्किलें आई हैं इधर ख़ास तौर से आर्थिक मंदी की वजह से, वो लोगों को इफ़ेक्ट करने लगी हैं। तो विकल्प कहीं नहीं दिख रहा था उस तरफ, बहुत साफ आखिरी मिनट तक भी हुडा कांग्रेस में है या बाहर जाएंगे, ये स्थिति थी। या दुष्यंत चौटाला कौन चीज़ हैं, हम सब लोग दिल्ली बैठ के भी ठीक से उनको नहीं जानते थे। तो लोग विकल्प तैयार कर दे रहे हैं,
और ये विकल्प कोई लड़ भिड़ के हुडा आए हों या वहाँ शरद पवार के बारे में तो कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की और आखिरी चुनाव बता के 80 पार, कुछ सिंपैथी उनके लिए होगी। लेकिन वहाँ भी कांग्रेस खड़ी हो गई, जिस कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है वहाँ, और हर नेता अपने ढंग से लड़ रहा था। तो इसका मतलब कि लोग विकल्प भी खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो पार्टियां ही सिर्फ ऊपर से चलें ये नहीं है। और कांग्रेस के बारे में तब भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लीडरशिप का चेंज हुआ है उसमें सोनिया गांधी का ऊपर आना कांग्रेस के लिए लाभ कर गया, क्योंकि सोनिया जी भले बहुत एक्टिव ना हों अपने फिजिकल वजह से भी, अपने और वजहों से भी, लेकिन फैसला लेने में मुझे लगता है कि सबसे संतुलित दिमाग से वो फैसला लेती हैं। हुडा ऑलमोस्ट बाहर थे, हुडा को उन्होंने पूरा चार्ज दिया, और ये राहुल के रहते ये संभव नहीं था। मैंने अशोक तंवर से जिस किस्म से उनका रिश्ता है, तो इसलिए सोनिया जी जैसे बैलेंस दिमाग का आना, पार्टी भले बहुत एक्टिव न दिखी हो, लेकिन अगर इशूज़ पे सही फैसला लेते चलेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा आएगा। तो ये चुनाव ये भी बताता है कि लोग भी विकल्प खड़ा करते हैं, और आप कितना भी माने न जीते जाने वाली स्थिति में हो तो आप अपना भ्रम छोड़िए, अपनी रणनीति पर फिर से विचार करिए। और अभी अच्छा मौका है कि 6 महीने के अंदर ही लोगों ने झटका दे दिया, तो अभी आगे। तो कांग्रेस के लिए मोटे तौर पर 3-4 बातें हैं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से जो जनता का मोह भंग होता जा रहा है, अगर हम मान लें ऐसा हो रहा है तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस लोगों को नजर आ रही है, इसलिए कांग्रेस की तरफ लोग जा रहे हैं। सोनिया गांधी का नेतृत्व जो है वो समझदारी और संयम भरा है, सूझबूझ भरा है, इसलिए वो भी कुछ हद तक काम कर गया है। और तीसरा कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो होते हैं, राष्ट्रवाद का, 370 का और बाकी इस तरह के मुद्दे होते हैं, वो कम मतलब रखते हैं, मायने वहाँ के स्थानीय मुद्दे रखते हैं। मराठवाड़ा में, विदर्भ में सूखा है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहाँ बाढ़ आई थी, पुणे के आसपास, आप सतारा के आसपास देखें बाढ़ बहुत ज़्यादा थी, और ऐसे में राज्य सरकार ने क्या किया है लोगों के लिए, मतलब ये रखता है। इसके आधार पर सरकार के बारे में वो अपनी राय तैयार करते हैं और वोट देते हैं। अब हम आते हैं सर कि ये जो जनादेश है इसमें 2 सवाल और बच गए हैं, शरद पवार को लेकर के और सरकार बनाने को लेकर के। शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो वहाँ कोऑपरेटिव बैंक घोटाला आया, उसमें शरद पवार आए, अजीत पवार आए, उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, 25,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला, और ईडी की जांच, यहाँ तक कि शरद पवार ने कहा कि मैं अब खुद ही जाकर के ईडी में अपनी गिरफ्तारी दूंगा या जाऊंगा दफ्तर में। उसके बाद ईडी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। शरद पवार का पश्चिमी महाराष्ट्र में या एनसीपी का इतनी ताकत के साथ उभरना, 41 सीटें पिछली बार, इस बार वो 55 से ऊपर या दूसरा सबसे बड़ा दल भी हो सकती है। यह शरद पवार की अपनी ताकत या जनादेश जो है उसको किस तरीके से देखा जाए? जो आपने लास्ट में सेंटेंस कहा कि दूसरा सबसे बड़ा दल हो सकती है, मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन एनसीपी का होगा जी। ये एक अपने आप में बिल्कुल एक अलग मैसेज देता है। अरविंद जी की बात को ही हम आगे बढ़ाते हुए, जाहिर है कि सोनिया गांधी का नेतृत्व था तभी हुडा को लाया गया, वरना हुडा से राहुल गांधी कोई बहुत ज़्यादा जी नाराज़ रहते थे। उसी तरह से तमाम ऐसे लोगों से, अशोक तंवर से अगर खुश हैं तो उनकी नाराज़गी वो प्रैग्मेटिक नहीं होती थी। लेकिन आप याद करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कौन लाया था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह आए तो पंजाब जिता दिया। तो ये लोकल आपके पास पोटेंशियल लीडर हैं, आपको उनकी तलाश करनी है, उनको मजबूत करना है। पहला तो ये था काम, वो सोनिया करे या राहुल करें, कोई भी करे। राहुल की मुश्किल ये है कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, उन पर भरोसा नहीं होता कि आज यहाँ रहेंगे और जब देश को ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं चले गए। ये ट्रस्ट जब तक राहुल नहीं रिपोज करेंगे तब तक जनता को भरोसा नहीं होगा। पहले कर चुकी है, धोखा खा चुकी है। सोनिया में ये दिक्कत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। पवार के इमरजेंस का फैक्टर दूसरा है। वो सीन याद करिए जब ऐलान किया कि 9 बजे मैं ईडी के दफ्तर खुद ही चला जाता हूँ, पसीने छूट गए केंद्र सरकार के। लोकल लीडरशिप जो बीजेपी की थी इमीडिएटली कहा कि साहब किसी तरह रोकवाइए, अगर पवार वहाँ चले गए या ईडी ने कुछ भी कर दिया तो ये चुनाव हम हार जाएंगे। और तब ये ईडी को कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, वो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं आपसे, वरना ये ब्लंडर तो कर चुके थे। इनको लगा कि बाकी के साथ करते हैं, चिदम्बरम को किया कुछ नहीं हुआ,
क्योंकि ये मास के लीडर नहीं हैं, पवार मास से निकले लीडर हैं। तो आपने यही पंगा उनके साथ लिया ईडी वाले खेल में, और ईडी वाले खेल में तो पवार बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं ही चला जाता हूं। और उसके बाद जो जनता वहां ईडी के दफ्तर पहुंची तो पसीने छूट गए केंद्र सरकार को ये फैसला। कुल मिलाकर के ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, इस इलाके में पवार और उनकी एनसीपी की ताकत बहुत ज़्यादा है और माना ये जा रहा है कि इस पूरे इलाके में इस बार एनसीपी की सीटों की संख्या बड़ी होगी, बाकी महाराष्ट्र में बड़ी होगी, क्योंकि एनसीपी दूसरे बड़े दल के तौर पर उभरती हुई सी दिख रही है। आप एनसीपी के इस बढ़ते ग्राफ को कैसे देखा? दो चीज़ें हैं महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों के मामले में मैं कहूँगा कि जो ताकतवर जाति दोनों जगह सोशल ग्रुप है उसको बीजेपी ने नाराज़ किया, और बीजेपी एक फॉर्मूला चला रही थी कि एक वर्सेस बाकी कर लेंगे। हरियाणा में ये करके पिछली बार वो जीते थे, ऐसा बहुत सोचा समझा नहीं था, इस बार तो सचमुच सोचा समझा था काफ़ी। तो ये भ्रम बड़ी जातियों ने तोड़ा है। और महाराष्ट्र भी देखिए और हरियाणा भी देखिए तो दलितों की नाराज़गी बीजेपी से इन जनरल है, जो लोकसभा चुनाव में जितनी नहीं दिखी उतनी अभी दिख रही है। अब ये ज़रूर है कि मराठा और जाट प्लस दलित होना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दलितों की नाराज़गी जितनी पार्टी से है उतनी ही इन सोशल ग्रुप से भी है। लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं कि इन दोनों ग्रुप्स ने, और प्लस मुसलमानों का वोट जहाँ भी है, उसने काफ़ी फ़र्क किया है। तो इन ग्रुप्स को नाराज़ करने की बीजेपी की कोई ख़ास वजह, ऐसा जाटों ने उनका कुछ बिगाड़ा हो, ऐसा मराठों ने कुछ बिगाड़ा हो, तो जब आप सबको बराबर मान के पॉलिटिक्स करते हैं और अनाउंस करते हैं, तब इस तरह की इलेक्शन स्ट्रेटजी लेना कि जो ताकतवर पार्टी जाति है और जो ग्रुप है उसको आप टारगेट करें और उसके खिलाफ बाकी को एकजुट करने की पॉलिटिक्स चलें, ये मुझे लगता है इसने काफ़ी नुकसान किया है। हरियाणा में तो जाटों की नाराज़गी इतनी हुई कि एक पार्टी नहीं होने के बावजूद 3 पार्टियां थीं जो जाट वोट का क्लेम कर रही थीं, और 3 में एक को उन्होंने ज़रूर किनारे किया, बाकी दोनों को इतना वोट दिया है। बल्कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को कांग्रेस के बराबर वोट है। जी, आते हैं हरियाणा पे, हम आते हैं। एक अब महाराष्ट्र में सर सवाल ये फंस गया है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों गठबंधन के तौर पर सरकार बना सकती हैं। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस रहीं, एक देवेंद्र फडणवीस की और एक उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना 50% के अपने समझौते से हटेगी नहीं, यानी कहने का मतलब ये है कि 2.5 साल आप रहेंगे मुख्यमंत्री, 2.5 साल हम रहेंगे मुख्यमंत्री। और दूसरी बात ये कि एक सवाल था कि क्या आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। देवेंद्र फडणवीस बार बार ये कह रहे थे कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है और बीजेपी को लोगों ने बम्पर जनादेश दिया है। अब इन दोनों पार्टियों के बीच में जो पेंच सरकार बनाने को लेकर दिख रहा है, ये आसानी से हल होता हुआ नज़र नहीं आता है। सरकार बनेगी तो कैसे? नहीं, उद्धव ठाकरे ने जो कहा है उसमें 2 चीज़ें हैं। उद्धव ठाकरे जब ये कह रहे हैं स्ट्राइक रेट दोनों का लगभग बराबर है, मैंने अभी कैलकुलेट किया, दोनों का स्ट्राइक रेट लगभग सेम है। आप देख लें पास वो जो परसेंटेज होता है जिसमें सीटें कितनी निकली है, कितनी सीटें आपने लड़ी हैं, तो वो लगभग समान। पिछली बार के मुकाबले कह रहे थे, उनको 2014 में हम 270-75 सीटों पे लड़े थे, 122। जी बिल्कुल सही है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर करेंगे तो इसलिए है कि बीजेपी का बेस बढ़ रहा है और वो वोट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, शिवसेना का घट रहा है। 2 इलेक्शंस के बीच में शिवसेना का आधार लगातार घटा। देखिए याद करिए आप, 1960 में शिवसेना पैदा हुई और उद्धव ठाकरे भी उसी साल पैदा हुए। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का जन्म एक साथ का ही है। मराठा प्राइड पे आई थी और ज़बरदस्त उग्र मराठा प्राइड था। शरद पवार उस सीन में आते हैं और अचानक कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट लेके आते हैं, शुगर बैरन के रूप में इमर्ज करते हैं। कोऑपरेटिव शुगर दोनों था, क्योंकि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री शुगर मिल्क को लेके आते हैं, और इस वजह से वो मास बेस उनका एक बन गया। पश्चिमी महाराष्ट्र पे तो ही है, कंट्री वाइज पूरे महाराष्ट्र में भी है, छिटपुट जगहों को छोड़ के। अब अगर शरद पवार आते हैं यहाँ पे, कांग्रेस थोड़ी सी भी मजबूत रहती वहाँ पे। एक्चुअली ये कांग्रेस अपना लगातार जनाधार खोती गई। आप देखेंगे कि 2019 में
2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, अगर आप इसकी तुलना करें पिछले चुनाव से तो करीब 3% ज़्यादा वोट बीजेपी और शिवसेना को मिले। उसमें से 2% कांग्रेस के गए थे और एक सरकार का पेच तो फंसा हुआ है। सरकार का पेच इसलिए फंसा हुआ है, इशू ये नहीं है क्या कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आदित्य ठाकरे के लिए उद्धव ठाकरे अड़ जाते हैं कि मेरे बेटे को, हर बाप की हसरत होती है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, इसके लिए अगर कांग्रेस और एनसीपी की भी जरूरत पड़ जाए समर्थन की, तो हम बीजेपी का साथ छोड़कर वो समर्थन लेकर के और आदित्य को सीएम? नहीं, आप $1 मिलियन क्वेश्चन इसका ये है कि जिस प्रिंसिपल को लेके शिवसेना पैदा हुई थी, बाल ठाकरे जिस प्रिंसिपल को लेके आए थे, एग्रेसिव मराठावाद, क्या वो प्रिंसिपल अभी है? अभी आदित्य ठाकरे को जीवन के 40 साल पॉलिटिक्स में रहना, अभी तो घुसे हैं पॉलिटिक्स में। अगर ये कहीं से वो प्रिंसिपल आप एनसीपी या कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो बीजेपी के लिए एक फ्री रन मिल जाएगा और बीजेपी हमेशा के लिए शिवसेना को खत्म कर चुकी होगी। क्योंकि तब एक बार भी अगर आप मिले तो ये मान के, क्योंकि जीन्स दोनों के सेम है, बीजेपी और उसके एग्रेसिव, एक का एग्रेसिव हिंदुत्व का पोस्चर है, एक का सॉफ्ट हिंदुत्व का ही, आजकल तो वो भी एग्रेसिव हो गया है। एक चीज है सर कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं दरअसल ये संभावनाओं की बात है कि ऐसा हो सकता है। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे उन्होंने जो कहा है 50-50, इशू ये नहीं है पहला 50 किसको, जी उद्धव ठाकरे एकदम सही कह रहे हैं कि आदित्य पहले या फिर देवेंद्र फडणवीस पहले। उन्होंने कहा कि यह देखना बहुत जरूरी होगा कि मुख्यमंत्री बनता कौन है। यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि आपके सामने जो पार्टी साझीदार है उसने देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा है और फिर भी आप कहते हैं कि यह देखना जरूरी है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। उद्धव ठाकरे के सामने, जैसे इनके सिंह कह रहे हैं, दो चीज़ें आ रही हैं और दोनों मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ा सवाल लेके हैं। मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, उसके लिए हम अभी तक की जो हमारी नीति रही है मराठावाद की और उग्र हिंदुवाद की, उसको छोड़ करके मैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ चला जाऊं, या फिर मैं बीजेपी के साथ समझौता करके उस आदर्श को या उस नीति को बचा लूं? नहीं, मुझे लग रहा है कि सब बार्गेनिंग का ही खेल है। अभी तक जिस तरह का व्यवहार बीजेपी ने शिवसेना के साथ किया है पिछले काफ़ी समय से, केंद्र में एक मंत्री रखने से लेकर राज्य में, वो यही बताता है कि अभी शिवसेना ये हिम्मत नहीं करेगी कि बाहर जाए। बार्गेनिंग का ही खेल है, ज़्यादा से ज़्यादा पाने का। और इस बार्गेनिंग में भी मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र बहुत नंगा है एक मामले में कि किस मिनिस्ट्री में कितना बजट है। इस किस्म का बंटवारा मैंने पहले और कहीं नहीं सुना था। होता होगा अंदर अंदर, लेकिन महाराष्ट्र में इस पे सरकार 15 दिन रुकी रही बनने के चक्कर में। तो ये बार्गेनिंग वही है। अब ताकत जरूर अगर घटी है कुल मिला के एनडीए की या बीजेपी की, तो शिवसेना की बार्गेनिंग की ताकत बढ़ेगी। और मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे भी हरियाणा का असर होगा कि अगर हरियाणा में पार्टनर्स बार्गेनिंग करेंगे बहुत उल्टे सीधे टर्म पे, तो शिवसेना का हौसला भी बढ़ेगा कि हम भी बार्गेन कर सकते हैं। और जो सिचुएशन वहाँ बन गई है उसमें ये धमकी देना या ये विकल्प रखना कि हम कांग्रेस एनसीपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी को खोने का अभी बहुत कुछ नहीं है। इसमें अगर चीफ मिनिस्ट्री भी वो दे देती है तो उसके पास ज़्यादा कुछ, तो इसलिए ये सिचुएशन शिवसेना की बार्गेनिंग की ताकत बढ़ाता है, हरियाणा फैक्टर भी और महाराष्ट्र के अभी बने वाले। लेकिन कुल मिला के चीज़ें अभी बार्गेनिंग की हैं और बीजेपी के पास इतनी चीज़ें हैं देने लायक कि वो मुझे नहीं लगता कि बार्गेनिंग में पीछे होके और अपना मौका गंवाएगी। बीजेपी इन दोनों राज्यों में सरकार चलाती रही है, 5 साल उसकी सरकार चली है, लेकिन सरकार वापस अपनी बनाए रखने के लिए अब उसको साझीदारों के साथ या फिर कहिए कि जिन लोगों का साथ वो चाहती है उनके साथ मोल तोल करना पड़ेगा और थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना जो चाहती है कि पहले आपने जिस तरीके से दरकिनार किया या अपनी बातों को डिक्टेट किया है, अपने टर्म्स पर मेरा साथ लिया है, अब मेरा मौका आया है तो आपसे हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए, इस मूड में उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि वो अभी जो आंकड़ा होता है बहुमत का उससे दूर है, उसके लिए जेजेपी की जरूरत पड़ेगी या फिर निर्दलियों को तोड़ना पड़ेगा, अपने पाले में खड़ा करना पड़ेगा और यहाँ भी उसके साथ एक हार्ड बार्गेन हो सकती है। दोनों जगह बीजेपी चुनौतियों के सामने है, मुश्किलें हैं उसके लिए सरकार बनाने की राह में, लेकिन जनादेश ऐसा है कि वो सरकार बनाएगी।
तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के हमारी चर्चा इतनी ही। अब सरकार जैसे जैसे बनती जा रही है, सरकार बनने की संभावना या रास्ता आगे बढ़ता जाएगा, हम आपके साथ फिर चर्चा में शामिल होंगे।